आपका स्वागत है। आज हम 1773 से 1858 के बीच ब्रिटिश संसद के उन कानूनों पर बात करेंगे जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। इन अधिनियमों ने धीरे धीरे सत्ता को केंद्रीकृत किया, मतलब एक जगह इकट्ठा किया। और इसी प्रक्रिया ने कहीं ना कहीं भारत पर ब्रिटिश राज की नींव रखी। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का सवाल उठता है, क्या सत्ता का ये केंद्रीकरण भारत में एक बेहतर और ज्यादा कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए एक जरूरी सुधार था, या फिर ये ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण को मजबूत करने और भारतीय स्वायत्तता को दबाने का एक सोचा समझा प्लान था? मेरा मानना है कि ये अधिनियम प्रशासनिक सुधार के एक स्वाभाविक प्रक्रिया थे, जिनका मकसद कंपनी के बेतरतीब और भ्रष्ट शासन को एक व्यवस्था देना था। और मेरा नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है कि ये कानून सुधार के पर्दे के पीछे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थोपने के सुनियोजित हथियार थे। देखिए, मेरा तर्क इस बात पर आधारित है कि 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का दूसरा नाम था। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार और रिश्वतखोरी में डूबे हुए थे, जिससे कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी और भारत में शासन के नाम पर खुली लूट चल रही थी। इन कानूनों का पहला मकसद इसी अराजकता को खत्म करना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली, गवर्नर जनरल का पद बनाया और बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया। बिखरे हुए इलाकों को जोड़ने के लिए ये एक तार्किक कदम था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो या बाद में 1833 के एक्ट के तहत एक विधि आयोग का बनना, ये सब दिखाता है कि मकसद सिर्फ नियंत्रण नहीं बल्कि एक समान और निष्पक्ष कानूनी ढांचा तैयार करना था। किसी भी आधुनिक प्रशासन के लिए ये बेहद जरूरी है। आप जिस चीज को तार्किक कदम कह रही हैं, मैं उसे कब्जे की पहली सीढ़ी के तौर पर देखता हूं। मेरा मानना है कि इन अधिनियमों का असली मकसद धीरे धीरे सत्ता कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाना था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये कानून तभी आए जब कंपनी प्लासी और बक्सर के बाद भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने तो इस नियत को साफ ही कर दिया, जब उसने पहली बार भारत में कंपनी के इलाकों को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया यानी भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा। लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसे भारत में कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर पूरा अधिकार था। यह सुधार नहीं बल्कि सत्ता का सीधा हस्तांतरण था, और गवर्नर जनरल को अपनी ही परिषद के फैसले पलटने की ताकत देना या प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का हक छीन लेना, ये सब साम्राज्य की पकड़ मजबूत करने के तरीके थे, प्रशासनिक सुधार के नहीं। चलिए शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से करते हैं। मैं इसे एक नई और ज़रूरी शुरुआत मानती हूँ। इसने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर रोक लगाई, जो प्रशासन में पारदर्शिता लाने की एक ईमानदार कोशिश थी। गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यों की परिषद ने एक जवाबदेह सरकार की नींव रखी, जो पहले थी ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ने कानून के राज की शुरुआत की। ये सब अराजकता से व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम था। लेकिन सवाल ये है कि ये व्यवस्था किसके लिए थी? पारदर्शिता ब्रिटिश संसद के लिए थी, भारतीयों के लिए नहीं। ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के घरेलू मामलों में सीधे दखल दिया। भ्रष्टाचार पर रोक इसलिए नहीं लगाए गए कि भारतीयों का भला हो, बल्कि इसलिए ताकि मुनाफा कंपनी के अधिकारियों की जेब में जाने के बजाय सीधे ब्रिटिश खजाने तक पहुंचे। ये आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण का एक जरिया था। और आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, लेकिन उसकी स्थापना इतनी विवादास्पद थी कि उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से लगातार झगड़े होते रहे। आप सही कह रही हैं कि टकराव था, लेकिन उसे सुलझाया भी तो गया। हाँ, सुलझाया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। और जानते हैं उसमें क्या तय हुआ? ये तय हुआ कि गवर्नर जनरल और कंपनी के अधिकारी अपने आधिकारिक कामों के लिए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। यानी कानून का शासन कंपनी के अधिकारियों पर नहीं, सिर्फ भारतीयों पर लागू होता था। तो ये कैसा सुधार था जो अपने ही लोगों को कानून से ऊपर रखता था? की स्थिति पूरी तरह से अराजक थी। ब्रिटिश संसद के लिए कुछ न करना भी तो कोई विकल्प नहीं था।
इसी वजह से एक मजबूत कार्यकारी की जरूरत महसूस की गई और यहीं से गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद के फैसले को वीटो करने की शक्ति देना एक प्रशासनिक जरूरत थी। भारत जैसे विशाल और विविध देश पर शासन करने के लिए खासकर संकट के समय एक मजबूत और निर्णायक नेता की जरूरत होती है। ये शक्ति तानाशाही के लिए नहीं, बल्कि दक्षता बढ़ाने और सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए दी गई थी। अगर ये केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए था, तो फिर परिषद को और ज्यादा सक्षम बनाने या उसमें सुधार करने के बजाय एक व्यक्ति को इतनी ज्यादा शक्ति क्यों दी गई? क्या यह समस्या से बड़ा नहीं था? आपने एक व्यक्ति को पूरी परिषद, जिसमें अनुभवी अधिकारी थे, से ऊपर रख दिया। इसका असली मकसद ये था कि लंदन से आए आदेशों को बिना किसी स्थानीय बहस या विरोध के लागू किया जा सके। कॉर्नवालिस ने इस शक्ति की मांग ही इसलिए की थी ताकि वो बिना किसी रुकावट के अपने सुधार लागू कर सके, जो आखिरकार ब्रिटिश हितों को ही फायदा पहुंचाते थे। इसका उद्देश्य एक कुशल प्रशासक नहीं, बल्कि एक वफादार शासक बनाना था। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए नियंत्रण का एक और स्तर बनाया। हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नजर रखता था। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस था। ये चेक एंड बैलेंस नहीं था, ये सीधा नियंत्रण था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिर्फ एक निगरानी करने वाली संस्था नहीं थी, इसकी एक गुप्त समिति थी जो कंपनी के डायरेक्टर्स को बताए बिना सीधे भारत में गवर्नर जनरल को गुप्त आदेश भेज सकती थी। आप सोचिए, ये कैसी निगरानी है जो छिपकर की जा रही है। ये शाही नियंत्रण का एक सीधा चैनल था जो कंपनी के अपने प्रबंधन को भी अंधेरे में रखता था। आप देखिए, ये क्रमिक प्रक्रिया है। 1773 में उन्होंने सिर्फ रेगुलेट किया, 1784 में उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन इस बढ़ी हुई शक्ति का उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति को मजबूत करना नहीं था, बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक समान और एकीकृत व्यवस्था बनाना था। और इसी सोच ने 1833 के चार्टर एक्ट को जन्म दिया। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर बिखरे हुए ब्रिटिश इलाकों का तार्किक एकीकरण किया। पहली बार पूरे भारत के लिए एक जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले बॉम्बे, मद्रास, बंगाल सबके अपने अपने कानून थे, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन भी इसी प्रगतिशील सोच का नतीजा था, जिसका काम भारतीय कानूनों को कोडिफाई करना था। ये एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव रखने जैसा था। मैं इस एकीकरण शब्द से ही सच कहूं तो असहमत हूं। ये एकीकरण नहीं, बल्कि केंद्रीकरण के जरिए पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना था। इसी एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास की सरकारों से उनकी कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह छीन ली। अब सारी विधायी शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथ में थी। इतना ही नहीं, इसने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां खत्म कर दी और उसे पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया जो क्राउन के भरोसे पर भारत पर शासन कर रही थी। ये सत्ता के हस्तांतरण का एक और भी बड़ा कदम था। और जो बात मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है, वो ये है कि ये एकीकरण वास्तव में भारत की पहले से मौजूद विविध कानूनी और प्रशासनिक प्रणालियों को व्यवस्थित रूप से खत्म करने का एक प्रयास था। ये केवल एक ब्रिटिश प्रणाली थोपने के बारे में नहीं था, बल्कि भारतीय प्रणालियों को मिटाने के बारे में था। लेकिन क्या इस एकीकरण का एक अनपेक्षित और शायद सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ? भले ही ये ब्रिटिश नियंत्रण के लिए था, लेकिन इसी एकीकृत प्रशासनिक और कानूनी ढांचे ने बाद में भारतीय राष्ट्रवाद को संगठित होने का एक आधार दिया। पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग एक ही कानून और एक ही शासन के तहत आए, जिससे एक अखिल भारतीय पहचान की भावना पैदा हुई। ये शायद अंग्रेजों का इरादा नहीं था, लेकिन इतिहास ऐसे ही अनपेक्षित परिणामों से भरा है। एक मिनट, ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और जहां तक आपकी प्रगतिशील सोच की बात है, 1833 के एक्ट में भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं के दरवाजे खोलने का एक प्रस्ताव था, है ना? लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद उसे हटा दिया गया। ये क्या दिखाता है? ये सत्ता को किसी भी कीमत पर शेयर न करने की उनकी जिद को साफ साफ दिखाता है। मैं मानती हूं कि उस प्रावधान को हटा दिया गया, लेकिन उसने भविष्य के लिए एक रास्ता खोल दिया। और यही हमें 1853 के चार्टर एक्ट पर लाता है। इस एक्ट ने आखिरकार सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की, जिससे सैद्धांतिक रूप से ये भारतीयों के लिए भी खुल गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति भी बनाई गई।
ये योग्यता के सिद्धांत को स्थापित करने वाला एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। सैद्धांतिक रूप से असल में ये एक ऐसा अवसर था जिसका लाभ उठाना लगभग नामुमकिन था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि परीक्षा लंदन में होती थी, अंग्रेजी भाषा में होती थी और उसका पाठ्यक्रम क्लासिकल ग्रीक और लैटिन पर आधारित होता था, जिसे भारत में पढ़ रहे किसी छात्र के लिए पास करना बेहद मुश्किल था। ये एक बाधा दौड़ थी जिसमें शुरुआती लाइन पर ही आपके पैर बांध दिए गए हों। इसे अवसर कहना एक मजाक है। चलिए एक पल के लिए ये मान भी लें, लेकिन इसी एक्ट ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी तो शुरुआत की। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिनमें से 4 को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाना था। ये शासन में भारतीयों को शामिल करने की दिशा में एक छोटी ही सही पर एक ठोस शुरुआत थी। मुझे खेद है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा। छलावा कैसे? पहली बात, विधान परिषद में अभी भी गवर्नर जनरल और अंग्रेज अधिकारियों का ही पूर्ण बहुमत था, इसलिए इन 4 सदस्यों का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये जो स्थानीय प्रतिनिधित्व था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से नियुक्त किए गए ये चारों प्रतिनिधि कंपनी के ही वरिष्ठ अंग्रेज कर्मचारी होते थे, न कि कोई भारतीय। तो ये कैसा स्थानीय प्रतिनिधित्व था जिसमें स्थानीय लोग ही नहीं थे? ये सिर्फ साम्राज्य को एक उदार और प्रगतिशील मुखौटा देने की कोशिश थी, जबकि असली नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। मैं समझती हूँ कि इन सुधारों में बहुत सी कमियां थीं और इन्हें आज के मानकों पर परखना शायद सही नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस समय की अराजकता को देखें तो इन अधिनियमों ने अपनी सभी कमियों के बावजूद एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। 1773 से पहले कंपनी का शासन सिर्फ मुनाफे के लिए था, लेकिन इन कानूनों ने पहली बार शासन, न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों को भारत में पेश किया। ये केंद्रीकरण एक मुश्किल लेकिन जरूरी प्रक्रिया थी, जिसने उस आधुनिक शासन की रूपरेखा तैयार की जिस पर आजाद भारत का ढांचा भी काफी हद तक आधारित है। अंत में मैं यही कहूंगा कि इन अधिनियमों को अलग-अलग करके देखना एक भूल होगी। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे जिसका मकसद भारत की स्वायत्तता को व्यवस्थित रूप से खत्म करना और एक व्यापारिक कंपनी की आड़ में ब्रिटिश राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करना था। हर नया अधिनियम सत्ता को लंदन के और करीब लाता था और भारतीयों से और दूर ले जाता था। केंद्रीकरण इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हथियार था, जिसे सुधार, दक्षता और एकीकरण जैसे आकर्षक नामों से बेचा गया, जबकि इसका असली मकसद भारत के संसाधनों पर पूरा नियंत्रण और एक साम्राज्य का निर्माण करना था। ये स्पष्ट है कि इन संसदीय अधिनियमों का भारत के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ा।